आप सबका सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में आप लोगों को क्लास 11th ज्योग्राफी का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाला हूं, जो आप लोगों के आज के एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहां पर मैं आपको केवल 2 नंबर वाला क्वेश्चंस बताने वाला हूं। और देखिए, मैंने अभी तक आप लोगों को जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो दिया है, शायद आप लोगों ने देख लिया होगा। और अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो अभी भी आप लोग देख सकते हैं। और आप लोग मॉडल पेपर को भी अच्छे तरीके से तैयारी कर लीजिए, क्योंकि मॉडल पेपर से भी मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और पूछे जा भी रहे हैं, तो आप लोग कर लीजिएगा। और यहाँ पर मैं आपको जितना भी क्वेश्चन बता रहा हूँ, सारा का सारा हमारा मॉडल पेपर से बाहर वाला क्वेश्चन है। जैसे तो आप लोगों ने मॉडल पेपर कर ही लिया है, तो मैंने सोचा कि चलो भाई किताब का कुछ बाहर वाला क्वेश्चन आप लोगों को करा दिया जाए, जिससे आप लोगों का तैयारी अच्छे तरीके से होगा और आप लोग अच्छे तरीके से एग्जाम में लिख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और एक करके हर एक क्वेश्चन को बहुत ही सिंपल तरीके से और इजी तरीके से हम लोग यहां पर समझ लेते हैं। देखिए, यहां पर हमारे पास जो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, आप लोग देख सकते हैं क्या है कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है। तो पहला बात, तो भारत जो है ना, ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, इसके गोलार्ध में स्थिति क्या है, तो देखिए इसका क्या है। तो विषुवत रेखा के उत्तर में 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच ये स्थित है। इसको आप लोग नोट करिए। अगला क्वेश्चन है कि भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है। तो ये हमारा कर्क रेखा गुजरता है, इसको आप लोग नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कि भारत की उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम लंबाई क्या है। तो भारत की उत्तर दक्षिण की जो लंबाई है 3214 किलोमीटर और पूर्व पश्चिम की जो लंबाई है 2933 किलोमीटर है। इसको आप लोग लिख लीजिएगा। बहुत ही अच्छा यहाँ पर प्रश्न में आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 देख सकते हैं क्या कि भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई क्या है। तो 15200 किलोमीटर है। भारत की तटरेखा की लंबाई क्या है, तो 6100 किलोमीटर है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा भारतीय राज्य कौन सा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से है आप लोगों का राजस्थान। क्या हो जाएगा, राजस्थान आप लोगों का यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते देख लीजिए, यहाँ पर ये तो बड़ा वाला हो गया, छोटा वाला भी आप लोग याद रखिएगा। और छोटा वाला आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके बताइए कि छोटा वाला राज्य जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है भारत का राज्य। तो आप लोग बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर क्या है अगला क्वेश्चन कि प्रायद्वीपीय भारत में मिलने वाली प्रमुख चट्टानें कौन सी है। तो ये आपका हो जाएगा, एक हो जाएगा नाइस और एक हो जाएगा ग्रेनाइट। ये 2 चट्टानें यहाँ पर मिलती है। अगला क्वेश्चन, सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान का निर्माण कब हुआ। तो ये लगभग 6.4 करोड़ वर्ष पूर्व यानी कि पहले हुआ है। अगला क्वेश्चन कि टेथिस सागर के उत्तर दक्षिण में स्थित 2 प्राचीन भूखंडों के नाम लिखिए। तो एक आप लोगों का उत्तर में जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, अंगारा लैंड हो जाएगा। और दक्षिण में आप लोगों का हो जाएगा गोंडवाना लैंड हो जाएगा। भारत के किस अवशिष्ट पर्वत का नाम किसी अवशिष्ट पर्वत का नाम लिखिए। तो ये हो जाएगा अरावली पर्वत। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। आगे चलते हैं, अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन यहाँ पर ये एक्चुअल में 5 है। देख लीजिए क्या है यहाँ पर कि हिमालय के समांतर पर्वत श्रृंखलाओं के नाम बताइए। तो बृहत हिमालय, पार हिमालय, मध्य हिमालय तथा शिवालिक श्रेणियां हिमालय में मिलने वाली 4 प्रमुख समांतर पर्वत श्रेणियां हैं। हिमालय की 3 प्रमुख दर्रों के नाम लिखिए। तो एक हो जाएगा जोजिला दर्रा, एक हो जाएगा काराकोरम दर्रा और एक हो जाएगा सिपकिला दर्रा। पश्चिमी घाट में स्थित 2 दर्रों के नाम लिखिए। तो एक हो जाएगा ताल घाट, एक हो जाएगा भोर घाट। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन यहाँ पर अगला क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर एक्चुअल में 8 क्या है, दून से क्या आशय है। तो हिमालय पर्वत क्षेत्रों में अनुदैर्घ्य विस्तार में मिलने वाली संरचनात्मक घाटियों को दून कहा जाता है। इसको नोट करिए। भारत के 2 स्वास्थ्यवर्धक स्थानों के नाम लिखिए। एक हो जाएगा उटकमंड और एक हो जाएगा पचमढ़ी। क्या है, लूनी नदी कहाँ बहती है। तो ये राजस्थान में हमारा बहती है। लूनी नदी जो है कहाँ बहती है, तो राजस्थान में बहती है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि अपवाह तंत्र किसे कहते हैं। तो किसी मुख्य नदी और उसकी सहायक नदियों के जाल को ही क्या बोला जाता है, अपवाह तंत्र बोला जाता है। भारत की अपवाह प्रणाली किन नदियों द्वारा बनी है। तो देख लीजिए किन किन नदियों द्वारा बनी है। तो हिमालय, प्रायद्वीप और आंतरिक अपवाह क्षेत्र की नदियों द्वारा बना है। गंगा अपवाह क्षेत्र की 5 नदियों के नाम लिखिए। देखो गंगा, यमुना, घाघरा, कोसी, सोन, ये सब हो जाएगा। दक्षिण भारत के अपवाह प्रदेश में कौन सी नदियां हैं। तो नर्मदा, ताप्ती, महानदी, कृष्णा, गोदावरी इत्यादि ये सब हो जाएगा। आगे चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर क्या है अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन 5 कि अरब सागर में गिरने वाली 2 नदियों का नाम लिखिए। देखिए नर्मदा और ताप्ती हो जाएगा। गंगा कहाँ से निकलती है। तो गंगोत्री हिमालय से निकलती है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से होता है। तो तिब्बत, मानसरोवर कैलाश पर्वत श्रेणी के पास है। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों के नाम लिखिए। तो गंगा, ब्रह्मपुत्र और कावेरी नदी हो जाएगा। फिर आगे देख लीजिए यहाँ पर जो अगला जो प्रश्न है क्या है कि हिमालय अपवाह तंत्र की नदियों को वर्णित कीजिए। एक हो जाएगा सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, ये सब हो जाएगा। लूनी नदी किस राज्य में बहती है, मैंने आप लोगों को बता दिया कि राजस्थान में बहती थी। राजस्थान इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ से हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिए जो कि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के मानसून किसे कहते हैं। तो मानसून भाप से भरी उन हवाओं को कहते हैं जो कि निश्चित ऋतु में निश्चित दिशा की ओर चलती है।
हो जाएगा मानसून। मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के किस शब्द से हुई है? तो मौसम शब्द से हुआ है। भारत किस जलवायु प्रदेश में है? तो मानसूनी जलवायु प्रदेश में है। भारत में किन मानसूनी पवनों से वर्षा होती है? तो दक्षिण पश्चिमी मानसून पवनों से वर्षा होती है। उत्तर पूर्वी मानसून से भारत के किस भाग में वर्षा होती है? दक्षिण भारत के पूर्वी तट पर यहाँ पर उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा होती है। फिर आगे चलते हैं, आगे चलिए यहाँ पर आगे देख लीजिए यहाँ पर क्या है कि जेट स्ट्रीम धारा क्या है? तो ऊपरी वायुमंडल की वह धारा जो भारत के गंगा के मैदान से में पश्चिम से पूरब की ओर चलती है उसी को हम लोग जेट स्ट्रीम धारा कहते हैं। मानसून का फटना से क्या तात्पर्य है? तो जून से आरंभ में अत्यधिक निम्न वायुदाब एवं उष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट के विशिष्ट प्रभाव से दक्षिणी पश्चिमी मानसून का तीव्र गति से वर्षा करना ही क्या बोला जाता है? मानसून का फटना बोला जाता है। ये जो क्वेश्चन 8 है बहुत ही अच्छा वाला प्रश्न है। क्या है आप लोग देख सकते हैं कि विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कहाँ है? तो मासिन राम है जो कि हमारे मेघालय में स्थित है। भारत का सबसे कम तापमान वाला स्थान कौन सा? तो द्रास हो जाएगा। द्रास इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला जो क्वेश्चन हमारे पास आप लोग देख सकते हैं क्या है? अगला क्वेश्चन कि मिट्टी किसे कहते हैं? देख लीजिए मिट्टी हम लोग किसको बोलते हैं? तो मिट्टी भूपृष्ठ पर मिलने वाली असंगठित पदार्थों की वह ऊपरी परत है जो मूल चट्टानों के विखंडन तथा वनस्पति के सड़े गले अंश ह्यूमस के योग से बनती है। ये हो जाएगा मिट्टी का डेफिनेशन। मिट्टी के भौतिक स्वरूप पर किन बातों पर विचार किया जाता है? तो मिट्टी की संरचना, मिट्टी में जल की मात्रा, मिट्टी का रंग एवं कणों का आकार, ये सब हो जाएगा। आगे चलिए अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए हमारे पास अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन मिट्टी के निर्माण के 3 आवश्यक कारकों के नाम लिखिए या फिर मृदा निर्माण के प्रमुख उत्तरदायी कारक कौन से? तो आधारभूत चट्टानें, जलवायु तथा वनस्पति हो जाएगा जो कि जगबोर्ड 2016 में पूछा गया प्रश्न है, जो कि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बन जाता है। फिर आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पर हमारे पास क्या है कि भारतीय कृषि अनुसंधान द्वारा किए गई मिट्टी के 4 वर्गों के नाम लिखिए। तो जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी हो जाएगा। खादर मिट्टी किसे कहते हैं? तो खादर एक होता है, एक बांगर होता है, खादर होता है। तो जो नया जलोढ़ जो होता है, नया जलोढ़ मृदा, ठीक है, नया जलोढ़ को हम लोग खादर बोलते हैं। और जो पुराना जलोढ़ होता है, पुराना जलोढ़ को हम लोग बांगर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बांगर बोलते हैं। तो ये सब चीज आप लोग याद रखिएगा। बांगर मिट्टी क्या है? तो पुरानी जलोढ़ मृदा को बोला जाता है। कपास के उत्पादन के लिए कौन सी मिट्टी उपयोगी है? ठीक है, तो काली मिट्टी यहाँ पर उपयोगी होता है और यहाँ पर इसको रेगर मिट्टी भी बोला जाता है। क्वेश्चन 8 क्या है कि भारत में जलोढ़ मिट्टी कहाँ मिलती है? तो गंगा सतलज मैदानों और तटीय मैदानों में यह हमारे जलोढ़ मृदा पाया जाता है। फिर आगे चलें, आगे देख लीजिए यहाँ पर हमारे पास क्या है। अगला जो क्वेश्चन क्या है कि सर्वाहारी जीव कौन है? तो गिद्ध, लोमड़ी, रीछ, ये सब क्या है? ये सब जो है हमारा सर्वाहारी जीव है। मांसाहारी क्या है? तो शेर, चीता, तेंदुआ, भेड़िया से मांसाहारी है। पारिस्थितिकी शब्द की उत्पत्ति किस ग्रीक शब्द से हुई है? तो ये हो जाएगा OIKOS। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ये हो जाएगा इसका हमारा सही उत्तर। आगे चले अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ से हम लोग। अगला जो क्वेश्चन है देख लीजिए यहाँ पर हमारे पास क्या है कि 2 अवसादी चक्रों के नाम लिखिए। एक हो जाएगा गंधक चक्र और एक हो जाएगा फास्फोरस चक्र। विश्व के प्रमुख पारतंत्रिक कौन से है? तो वन क्षेत्र, घास क्षेत्र, मरुस्थल और टुंड्रा प्रदेश, ये 4 जो है ये हमारा प्रमुख परतांत्रिक है। ठीक है, प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता कौन है? तो हिरण, बकरी, चूहे, सभी पौधे पर निर्भर जीव जो भी है ये हमारे क्या है? प्रथम उपभोक्ता, यानी प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता है ये सब के सब। आगे चले हम लोग यहाँ पर आगे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ से देख लेते हैं। देख लीजिए हमारे पास जो यहाँ पर अगला जो क्वेश्चन दिया गया है क्या है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता कौन है? तो सांप, बाघ, शेर, ये सब द्वितीय है। ऊर्जा का मूल स्रोत क्या है? सूर्य है। जल चक्र किसे कहते हैं? सभी जीवधारी वायुमंडल और स्थलमंडल में जल एक चक्र बनाए रखते हैं जो तरल, गैस और ठोस अवस्था में होता है, इसे ही जल चक्र कहा जाता है। पर्यावरण असंतुलन का क्या दुष्प्रभाव है? तो इससे क्या होता है? प्राकृतिक आपदाएं होती है, प्राकृतिक आपदाएं यहाँ से उत्पन्न होती है, इसको नोट कर लीजिए। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला जो प्रश्न है हमारे पास आप लोग देख सकते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास क्या है कि विश्व में सबसे अधिक गर्त वो खाइयां कौन से महासागर में पाई जाती है? तो प्रशांत महासागर में। विश्व में पृथ्वी का कितने प्रतिशत भाग जल से ढका हुआ है? 73%। विश्व का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? तो मरियान खाई में क्या है? चैलेंजर गर्त हो जाएगा। पेट्रोरिका खाई किस महासागर में स्थित है? तो अटलांटिक महासागर में। अटलांटिक महासागर का आकार कैसा होता है? तो एस आकार का है। फिर आगे चलिए यहाँ पर आगे और कुछ क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर अगला जो हमारे पास जो क्वेश्चन है क्या है कि टोंगा खाई किस महासागर में स्थित है? तो प्रशांत महासागर में। महासागरीय जल के तापमान को प्रभावित करने वाले 2 कारक निम्नलिखित कौन से है? तो अक्षांश हो जाएगा। सागर जल की विशिष्टता 2 हो जाएगा। फिर क्या है कि सूर्यताप सबसे अधिक कहाँ होता है? तो विषुवत रेखा के निकट होता है, ये हो जाएगा इसका आंसर। फिर आगे चलते हैं हम लोग अगला जो क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देख लीजिए यहाँ पर हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि सागर जल की औसत लवणता क्या है? तो ये हो जाएगा 35%। समुद्री जल में सोडियम क्लोराइड की मात्रा क्या है? तो ये हो जाएगा 78%। समुद्री जल की लवणता की भिन्नता के कौन से कारण है? तो ये हो जाएगा वाष्पीकरण, हवाएं, समुद्री धाराएं वह स्वच्छ जल की आपूर्ति, ये हो जाएगा। विश्व में सबसे अधिक खारा सागर कौन सा है? तो मृत सागर, जहां पर 238% ये है। ठीक है,
फिर आगे चलते हैं। यहाँ पर अगला जो क्वेश्चन है, जो कि मेरा लास्ट क्वेश्चन है, क्या कि वान झील जिसकी लवणता 330% है, कहाँ स्थित है? ये टर्की में स्थित है। देखिए यहाँ पर मैंने आप लोगों को जो भी क्वेश्चन बताया सारा का सारा हमारा बुक का क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत सारा इंपॉर्टेंट भी आप लोग कर लीजिए हर एक चीज को, और मॉडल पेपर को जरूर से जरूर करिए। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।